सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज 4 अप्रैल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 42वीं बरसी है। वैसे तो पीपल्स पार्टी ने जो रावलपिंडी का जलसा है उसको मनसूख कर दिया था कोरोना के बायस, लेकिन नोडेरो हाउस में एक मुख्तसर तकरीब का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम में हम आगे जाकर इस पर बहुत तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले कोरोना वायरस के हवाले से बात कर लेते हैं जो बड़ी तेज़ी से फैल गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अवाम से जब बात की 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बराह रास्त अवाम के सवालों के जवाब दिए, उसमें वज़ीर आज़म ने यह कहा कि अगर केसेस ज़्यादा बढ़े, कोरोना ज़्यादा बढ़ा तो लॉकडाउन पर मजबूर हो सकते हैं। इसके अलावा NCOC ने भी 6 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया है। उसमें मज़ीद फैसले किए जाएंगे कि आगे जाकर क्या करना है। तालीमी इदारों के हवाले से फैसले किए जाएंगे। और सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की अगर बात की जाए तो वो भी बीमार हैं, उनको अभी तक बुखार है, ताहम आज से वो दोबारा से अपनी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो आज बात की अवाम के साथ, पहले उसके ऊपर देख लेते हैं वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा, फिर लगारी साहब से बात करें। महंगाई के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की, कहा कि इंशाल्लाह महंगाई पर काबू पा लेंगे। लगारी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म का ये जो इक़दाम है कि अवाम से वो बराह रास्त बात करते हैं, 3 घंटे उनके सवालों के जवाब देते हैं, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं आप? ज़ाहिर है मौजूदा दौर जो है वो तो कम्युनिकेशन का दौर है, राबतों का दौर है, और किसी ज़माने में इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था कि ऐसी सहूलतें होंगी तो लोग इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। सही। ये भी एक तरह से खुली कचहरी हुई और वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर ही वो खुली कचहरी कर लेते हैं और लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, उनके मसाइल पर बात करते हैं। लेकिन जाहिर है कि असल बात तो ये है कि आपने मसाइल को हल करना है। एग्जैक्टली। अगर बातें करनी है तो बातें करने के लिए वज़ीर आज़म का ये दौरा नहीं, आज 2 घंटे का 3 घंटे का था, आप इसको 5 घंटे कर लें, 7 घंटे कर लें। अगर लोगों के मसाइल हल नहीं होते, गुर्बत ख़त्म नहीं होती है, लोगों की इशूज़, तो आप बातें बहुत अच्छी करेंगे, शानदार करेंगे, लेकिन असल मसला ये है कि अमल कैसे होगा। पहली बात यह है कि जिस ढांचे के अंदर हमारी रूह है वो ढांचा बहुत पुराना है और रूह जो है वो ताज़ा है। सही। अब उस ढांचे को अगर आप बरकरार रखते हैं उसी तरह से, यानी जो आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो जूं का तूं रहता है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो जूं का तूं रहता है, अगर आपका फ्यूडल और करप्ट सरमायादाराना स्ट्रक्चर रहता है तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये कहना है कि जनाब आप कुछ नहीं कर सकते हैं और ये कि उसने चीन ने 450 वज़ीरों को 7 साल में जेल में डाल दिया, तो बिस्मिल्लाह करें, आप भी डालें। और आपके पास तो आपने इन बुनियादों पर तो लोगों को निकाला है, इन मसाइल की वजह से एक नहीं, 2 नहीं, कई लोगों को आपने निकाला है, तो अब आप उनको ले लें। जो लोग पहले सुप्रीम कोर्ट से साबित हो चुके हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल किया है, उनसे पूछें। तो वो तो कह रहे हैं चीनी माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखेंगे। कार्रवाई क्या हुई? हम तालियां बजाने को तैयार हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, चीनी नीचे नहीं आई है। आज शुगर मिल्स ओनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हम 80 रुपए से कम पर चीनी नहीं बेच सकते। जब बेचने वाला बेचेगा वहां से एक आएगा जो आड़ती खरीदेगा, वो ले जाएगा, थोक फरोश को देगा, ये उसका प्रॉफिट कितना होगा? फिर थोक फरोश जो है जाएगा परचून फरोश के पास, उसका प्रॉफिट कितना होगा? फिर परचून फरोश कंज्यूमर को देगा, उसका प्रॉफिट कितना है? आप इस तरह से हिसाब तो लगाएं। चीनी जाकर आपको कैसे पड़ती है जो यहाँ से उठाते हैं आप 80 रुपए में, वहाँ पर मार्केट के जाते जाते तो आप 120 पर भी नहीं बेच सकते, इसलिए कि 3-4 स्टेक्स बीच में आते हैं। तो ये वज़ीर आज़म का अगर ये ख्याल है कि इस तरह से वो माफिया से टकरा सकते हैं, तो आपके पास इंटेंशन होनी चाहिए, आपके पास उस पर कार्रवाई करने की नीयत होनी चाहिए और आपका अमल ऐसा होना चाहिए कि जो साबित करे कि जनाब आप करप्शन खत्म करना चाहिए। माफिया तो आपके पास ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा है कि यूरोप में वैक्सीन लगाने के बावजूद लॉकडाउन कर दिया गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि कोरोना की तीसरी लहर कब तक चलेगी। उन्होंने कहा, मैं लोगों से ये बात कहता हूँ कि आप मास्क पहने, लेकिन हम ये देख रहे हैं नाज़रीन कि हमारी जो अवाम है वो अभी तक कोरोना को सीरियस नहीं ले रही। जब तक किसी की अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी को कोरोना नहीं हो जाता, तब तक हमारी अवाम को ऐसा ही लगता है कि कोरोना सिर्फ एक ड्रामा है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, वफाकी वुज़रा की जानिब
से, NCOC की जानिब से बार बार ताकीद की जा रही है, बार बार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप मास्क पहने, क्योंकि मास्क एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। वज़ीर आज़म ने मुकम्मल जो लॉकडाउन है वो उसकी अभी भी मुखालफत की है। वज़ीर आज़म की जानिब से अभी भी ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते, लेकिन अगर वायरस ज़्यादा फैला तो हमें लॉकडाउन के बगैर कोई चारा नहीं है। लगारी साहब, वज़ीर आज़म बार बार लोगों को ताकीद कर रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद भी कोरोना हुआ तो उनको ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता है, लेकिन अवाम अभी भी एहतियात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि लॉकडाउन फिर मजबूरन करना पड़ सकता है, तो लॉकडाउन करना इस वक्त आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है? हम यहाँ पर दो हैं बैठे हुए जी, और हमारे दरमियान शिफ्ट का फासला है, ऐसा ही है, और यहाँ पर जो कैमरे हैं उनका फासला 12 फुट से 14 फुट 15 फुट तक होगा। कैमरे के सामने वज़ीर आज़म भी थे और वहाँ पर लोग भी होंगे, ऐसा ही है, और कोई भी बैरियर हो सकता है, अल्लाह ना करे कि किसी को हो। जाहिर है वो एक ही टीवी से आते हैं और वो अपना सेटअप लगाते हैं, और हम भी इस तरह की सूरत हाल में होते हैं। दूसरे चैनल के लोग हमारे पास आते हैं तो 4-4 5-5 लोग आते हैं और बैठकर, हमारे अपने यहाँ भी बहुत से लोग होते हैं जो किस तरह कर रहे होते हैं। उसके बावजूद हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। वज़ीर आज़म को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमारे लिए एक सबक देना चाहिए कि जब वो इस तरह बात करें तो मास्क चढ़ा हुआ हो और उन्हें लगाया हुआ हो, और वज़ीर आज़म करेंगे तो फिर शायद देखा देखी हम लोग भी करना शुरू कर देंगे, जरा आप मास्क लगाकर प्रोग्राम किया करें। लेकिन वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा एहतियात खुद भी करनी है और लोगों से करने के लिए कहना है। बिल्कुल इस तरह होता है कि 550 लोगों पर आपने मुकदमा दायर कर दिए, ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसा है। और लगारी साहब, वज़ीर आज़म की अगर बात करें ना, तो वज़ीर आज़म ने नाज़रीन हायर एजुकेशन के हवाले से भी बड़ी तब्दीली का ऐलान किया। उन्होंने आज जब गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि हायर एजुकेशन में बड़ी तब्दीली करने लगे हैं, क्योंकि कौमें हायर एजुकेशन से ऊपर जाती हैं, इमारत बनाने से या यूनिवर्सिटी बनाने से नहीं जाती। और महंगाई के हवाले से फिर से वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा यकीन दिलाया, क्योंकि वज़ीर आज़म को एक कॉल ऐसी आई थी जिसमें पूछा गया था महंगाई के हवाले से कि महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि इंशाअल्लाह महंगाई पर काबू पा लेंगे। तो लगारी साहब, क्या ये जब इनका आखिरी साल होगा तब महंगाई पर काबू पाएंगे? ये भी हो सकता है कि सब माफिया को आज़ाद छोड़ दिया गया हो कि भाई ठीक है कमा लो, अच्छा आखिरी साल हम जो है ऐसे आपको जकड़ेंगे, फिर आप चुप करके कमाई भूल जाना और थोड़ा सा लोगों को रियायत देना, लोग खुश हो जाएंगे, बोलेंगे यार बहुत महंगी चीज़ें मिल रही थी अब तो ठीक हो गई हैं। खैर इस तरह भी हो सकता है। नहीं, लोग यकीन करेंगे, इनको लगता है कि इनको आगे फिर वोट मिलेंगे, लोगों का 4 साल जो किया है वो लोग बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। लोग छोटी छोटी खुशियों पर राजी हो जाते हैं। अच्छा, आवाम को मामूली आप खुशी दे दें पर स्टूडेंट्स राजी हो गए थे। मेरे ख्याल है ये एक खिलौना होता है, इस तरह की चीज़ें आप वो करें। मसला ये है कि अभी ये जैसे बात आई है, हमारे सूबाई वज़ीर ने भी कहा है कि जी हम जो है बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। एक घर के अंदर 6 बच्चे हैं यार, आप ऑनलाइन एजुकेशन देकर तो बताओ कैसे देंगे। एक माँ है, एक बाप है, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो बच्चों को 6 PC कैसे देंगे, 6 लैपटॉप कैसे देंगे, वो फिर कैसे बिठाएंगे, कैसे विजिलेंस होगी। तो ये आप बताएं कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट ये उस वक्त लोगों को समझ में आना चाहिए था जब ये कंसेप्ट हमारी तरफ से दिया जा रहा था कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, आप कौम को तैयार करें। लेकिन इस तरफ तो कोई जाने को तैयार नहीं था। वो हमारे एक FIA वाले जाकर कह रहे थे ओ भाई इनके पास तो बिल्डिंगें नहीं हैं, फलां चीज़ नहीं होती है। तो भाई ऑनलाइन एजुकेशन में अब तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एजुकेशन लेनी होती है। आप उसके लिए कौम को तैयार करते हैं तो फिर आपको उतनी सहूलतें भी फराहम करनी होती हैं। ये मेरे ख्याल में की सहूलत भी फराहम ज़ाहिर है। महंगाई को कंट्रोल करना, अगर कंट्रोल करना हो तो मेरे ख्याल में 24 घंटे में भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक कॉल देने की ज़रूरत होती है। और फिर ये कि इनको तो पता है कि पेट्रोल माफिया कौन है, चीनी माफिया कौन है, आटा माफिया कौन है, सब्ज़ी पर कौन किस तरह से वो कर रहा है, और मुख्तलिफ अशिया कौन लोग महंगा कर रहे हैं, व्हीकल्स कैसे महंगी हो रही हैं, चीज़ें ये सारी चीज़ें पता होती हैं। और कौन मुनाफा कमा रहा है ये भी सबको पता होता है। और अगर वज़ीर आज़म सादा हैं तो फिर उनको सादगी की तो इस तरह से पता चलना चाहिए ना। अच्छा, हेल्थ सिस्टम के हवाले से उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में जो बड़ा इनकलाब है वो हम ला रहे हैं, ये जो हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड देना मुझे बहुत शदीद खदशा है इस बात से। देखें, मैं हेल्थ कार्ड पर अपनी ऑब्जर्वेशन देता हूँ। अच्छा। और प्लीज़ मुझे बात करने दीजिएगा। ये बहुत पुरानी डॉक्ट्राइन है सरमायादारी की, और ये बहुत पुराना तस्वुर है, नज़रिया है कि जनाब लोगों को
जो है अपना हेल्थ एजुकेशन फ्री नहीं मिलना चाहिए। जब से सोवियत यूनियन का इन्हदाम हुआ, जब से कम्युनिज्म का जो गवर्नमेंट है उसका ख़ात्मा हुआ है, तो उसके बाद से मार्गरेट थैचर और रेगन की डॉक्ट्राइन ये थी कि लोगों को सहूलतें देने का आप पाबंद नहीं है। जो वेलफेयर स्टेट हुआ करती थी वो इसलिए वेलफेयर स्टेट हुआ करती थी, उनको डर था कि ना आ जाए, किस तरह से इनकलाब रूस ना आ जाए, किसी तरह से इनकलाब कोरिया ना आ जाए, किसी तरह से इनकलाब चीन ना आ जाए। अब उनको इस बात की फिक्र नहीं है, अब तो मुनाफा कमाना है। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हैं वो आपको कहें कि जनाब आप मुफ्त लोगों को इलाज दें? वो तो नहीं कहेंगी भाई। राज किसका है? पहले होता था असले वालों का राज, अब भी उनका राज है एक हद तक। दुनिया को कंट्रोल करते हैं ये कंपनियां जो दवाएं बेचती हैं, दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं। पहले होता था, अब भी है। वो जो पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां, गैस बेचने वाली कंपनियां दुनिया भर में ये धंधा करती थी, और अब जो है सबसे ज़्यादा आईटी की कंपनियां हैं या ये कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा कारोबार करती हैं। तो ये कैसे आपको जो है वो चीज़ों को इस तरह से आसान करने देंगे? ये हेल्थ कार्ड आप अस्पताल ले भी लें अपने कंट्रोल में, यहाँ सूबे से भी कंट्रोल में ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन होगा क्या? ये कार्ड चलेगा 1 साल 2 साल, अब भी लोग कार्ड लेकर फिर रहे होते हैं और उनको दवाएं नहीं मिलती हैं, उनको सहूलत नहीं मिलती है। फिर तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए कि ये तो आला मर्तबा जनाब IMF साहब का फरमान है ना कि आप लोगों को मुफ्त चीज़ें ना दें। अब सब्सिडी भी जाती है तो सेठों को जाती है, उस गरीब कंज्यूमर को नहीं जाती है। आज तक कोई सब्सिडी नीचे कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचती है। हाँ, ये होता है कि अब इस हफ्ते 1.5 रुपये बिजली के बढ़ा दो, फिर 2 रुपये बढ़ा दो, फिर 3 रुपये बढ़ा दो, फिर बिजली की कीमतें लगातार हफ्ते के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसको तो वो तो होता है, लेकिन ये कि चीज़ें कम हों, उनकी कीमतें कम हों, मुझे नहीं लगता। अच्छा, सही। अच्छा, जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात हैं उनके हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की। उन्होंने कहा सख्त ऑर्डिनेंस लाए हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा फहाशी फैलाएंगे तो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा होगा। तो लगाई साहब, फहाशी को जो रोकना है वो किसकी जिम्मेदारी है? नहीं जी, फहाशी फैला कहाँ रहे, कौन फैला रहे, कहाँ फैला रहे, किस तरह? पाकिस्तान क्या ऐसा मुल्क है, पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा मकाम है, खुदा ना करे कि जहाँ पर फहाशी फैलाई जा रही हो? कौन? हमारी सोसाइटी रिजेस्ट करती है भाई। जो बच्चों ने जो वहाँ जो भी एक यूनिवर्सिटी में कुछ करने की कोशिश की, एक दूसरे के साथ अपना अफिलिएशन जाहिर करने की कोशिश की, यूनिवर्सिटी ने भी निकाल दिया और सोसाइटी ने भी उनको निकाल दिया। वो आपका रवैया कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये है कि सोसाइटी तो खुद कबूल करने को तैयार नहीं। तो आपका ख्याल है कि फहाशी है कहाँ पर? मेरा ख्याल है कि फहाशी फैलने न फैलने की वजह से नहीं है, आपका सोशल स्ट्रक्चर इतना क्रिमिनल है कि वो निकालता है ये सारी चीज़ें। उससे ये नाइंसाफ़ी, जब सिक्का राजुल वक्त हो तो फिर कोई जुर्म करने वाला ये नहीं देखता है कि मुझे इसकी सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये आप मिसाइल कायम कर देते कि जी हमने आबिद मलिक को सज़ा दे दी है। इस तरह की मिसालें कायम करने से नहीं होगा। आपका सिस्टम इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। आप यहाँ पर इंसाफ खरीदना पड़ता है। इंसाफ जो है वो आपको मुख्तलिफ अदालतों के बाहर बिकता हुआ मिल जाएगा। ऐसा ही है। अब जिसके पास पैसे हों वो जाकर खरीदे। एक गरीब आदमी वो नहीं कर सकता है दाद रसी, या उसको दाद रसी नहीं हो सकती है, नहीं मिल सकती है। एक बच्चा यहाँ मुझे दफ्तर में मिलने आया कि मेरी 13 साल की बहन को अगवा कर लिया गया है, मुझे कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बात, और पुलिस कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो मुजरिमों की पश्तपनाही करती है, मुजरिमों को परवान चढ़ाती है। पुलिस मुजरिम गाह बनी हुई है। कोई बड़े से बड़ा पुलिस वाला, मुझे अब ये लगता है कि इसलिए कायम है कि जराइम को परवान चढ़ाए, जराइम को बढ़ाए। पुलिस हमारे यहाँ जराइम को बढ़ाती है, मुजरिम पालती है, और उन मुजरिमों के जरिए अपना घर चलाती है, अपना सारा सिस्टम चलाती है। हम जब तक इसमें इस्लाह नहीं लाएंगे, आप पुलिस में इस्लाह लेकर आएं, और इस्लाह पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी इस्लाह उल्टा लोगों के गले में ना पड़े। आप इस्लाह पॉजिटिव, वर्दियां बदल देने से जो पंजाब में किया गया है, इससे इंसाफ नहीं मिलता है। आप बिहेवियर में तब्दीली लाएं, तर्ज अमल में। वो समझे कि ये जो बच्ची जा रही है मेरी बेटी है, मेरी बहन है। सालों से एक सिस्टम बना हुआ है पुलिस का, तो वो उसको एकदम से कैसे चेंज किया जा सकता है? जब नियत होती है तो चेंज भी हो जाता है। ऐसे नहीं होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि जो बच्चियां अगवा कर ली गई थी तो काला बाग ने आकर 20-20 साल से दूसरे घरों में आबाद बच्चियों को जो उनकी मर्ज़ी के बगैर गई थी, माँ बाप की और ख़ुद लड़कियों की मर्ज़ी के बगैर, उनको वापस करवाया था।
जब कोई करने पर आता है तो ऐसा भी होता है। और कालाबाग भी, नवाब अब कालाबाग भी इमरान खान के ज़िले से था, मियाँ वाली से। अच्छा, तो करने की बात होती है कि आप क्या करते हैं। और वज़ीर आज़म ये कहकर कैसे अपनी जान जो गुलू खलासी कर सकते हैं कि फांसी फैल रही है, कहाँ, किस जगह, किस मकाम पर, कौन सी जगह पर फांसी फैल। शायद वो इंटरनेट के थ्रू जो फहाशी फैल रही है, कुछ सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, जैसे टिकटॉक है, उसको बैन भी किया था बीच में काफ़ी दफ़ा। हाँ, मैं आप समझते हैं कि टिकटॉक जो है वो फांसी फैलाते हैं। उसमें हमारा कहना ये है कि आप फिल्टर किया जा सकता है। आप फिल्टर लगाएं, बैरियर लगाएं, लोगों को रोकें। फांसी जो है अब प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर तो इस तरह की सूरत हाल नहीं है जिसमें हम कहें कि जनाब यहाँ फांसी फैलाने की मरकज़ खुला हुआ है या ऐसी जगहें हैं, कोई जगहें नहीं है। बाकी एक सैलाब है सोशल मीडिया का आपके पास आ रहा है, एक सैलाब है अपना IT का, वो आपके पास आ रहा है, और उसको आप कैसे फ़िल्टर करते हैं ये आपके काम है। आपके पास अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। लोग किस लिए तनख्वाहें लेते हैं, किस लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं कि बच्चों के अखलाक को बचाना है। हमने बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं वो करते हैं। सही, दुनिया बुराइयों को रोकने के लिए कुछ करती है। इवन उन ममालिक में भी जहाँ पर आप समझते हैं कि बुराइयाँ होंगी वहाँ बुराई नहीं होती है, केसेस भी नहीं होते हैं इस तरह के। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान और इंडिया और भी जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज है वहाँ होता है। मैक्सिको में जो है वो हज़ारों औरतें जो हैं उन बेचारियों का रेप होता है और बेशुमार औरतें कत्ल कर दी जाती हैं इसमें कारोकारी में। ये अमेरिका की सरहद के साथ लगा हुआ है मैक्सिको, वहाँ पर हज़ारों औरतें कत्ल कर दी जाती हैं कारोकारी के इशू में। तो दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनमें क्योंकि समाजी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मुआशी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सियासी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि लोगों को इज्जत नहीं होती है, लोगों को खाने को नहीं मिलता है, लोग क्रिमिनल पैदा होते हैं। ये फैक्ट्रियां हैं क्रिमिनल पैदा करने की, जो गुर्बत है, अफलास है, जहालत है, नादारी है, बीमारी है, यहाँ से बीमारियां पैदा होती हैं, जराइम पैदा होते हैं और थाने उनको प्रमोट करते हैं और अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता है, लोग धक्के खाते हैं, लोग जलील और रुस्वा होते हैं मगर उनको इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा लगा साहब, NCOC ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से SOPs जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी की मसाजिद और इमाम बारगाहों के हवाले से, लेकिन आपको लगता है कि SOPs को फॉलो करवाना इतना आसान होगा? मैं फिर इंटेंशन की बात करता हूँ, नीयत हो। दो तरीके होते हैं, या तो आप उनको कन्विंस करें या उनको आप फोर्स करें, तो आप फॉलो करा सकते हैं, फॉलो करा सकते हैं, कन्विंस करने से भी करा सकते हैं। सही। मैं हुजूर पाक के पास एक खातून जाती है, मेरा बेटा गुड़ खाता है, इसको आदत पड़ गई है, तो हुजूर ने कहा कि कल ले आना। अगले दिन वापस ले आए और कहा कि जी आपने कहा था कल आना, मैं क्या करूं, मेरा बेटा गुड़ खाता है। उसने कहा बेटा, हुजूर ने कहा कि मैं बेटा गुड़ नहीं खाया करें। तो उन्होंने कहा हुजूर पाक आप तो ये बात कल भी कह सकते थे। उन्होंने कहा कल तक मैं खुद गुड़ खाता था, मैंने गुड़ छोड़ दिया, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि बेटा गुड़ नहीं खाया करें। तो पहले तो खुद अमल करें ना आप। जब आप अमल कर रहे होंगे, अब वो पुलिस वाला खुद मास्क लगाए हुए नहीं हुआ, दूसरों को बगैर मास्क वालों को पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? अपने हाथ सैनिटाइज नहीं करता है वो, दूसरों को बजाय तुम्हारे पास कहाँ है सैनिटाइजर, तो कैसे वो अमल कराएगा? हमने खुद जिन चीजों को खुद हम अमल कर नहीं रहे होते हैं, हम दूसरों को तबलीग कर रहे होते हैं, तो पहले तो हमारा अमल वो होना चाहिए ना। ऐसा ही है। हमारा अमल होगा तो ठीक है, SOPs पर भी अमल हो जाए। अच्छा, तालीमी इदारों के हवाले से NCOC ने तो 6 अप्रैल को इजलास तलब किया है, लेकिन सिंध हुकूमत ने खुद से ये फैसला ले लिया है। ये अच्छी बात है क्योंकि बच्चों में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा था। हालांकि स्कूल्स बंद कर दिए हैं 1ली से 8वीं तक के। हालांकि सिंध गवर्नमेंट पहले रिजेस्ट कर रही थी कि वो स्कूल खोले रखना चाहती थी, ऐसा ही है। और जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट का भी यही ख्याल था कि स्कूल खुले रहने चाहिए। हम भी ये कह रहे थे कि अगर आप फॉलो कर सकते हैं SOPs को तो भी खुले रहना चाहिए। अगर पानी सर से ऊपर चढ़ जाएगा तो फिर आपके पास क्या है? आपके पास ज़िंदगी को बचाना है ना। एक चीज़ है कि ज़िंदगी को बचाना है। एक बात मैं बताता हूँ आपको, जब ईरान का सकाफती इनकलाब हो रहा था 1967 से शुरू हुआ था, 1967 से लेकर 1977 तक तालीमी इदारे बंद रहे। 10 साल तक तालीमी इदारे बंद रहे और सब कुछ नहीं होता रहा। और इस दौरान में सकाफती इनकलाब हो रहा था, और सकाफती इनकलाबात पर भी बहुत सी तनकीदें हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन उसी 77 से बाहर निकलकर अगले 5 साल में आपको पता है कि 1980 में
एक पूरे शंघाई में एक 22 मंजिला इमारत भी नहीं थी। हबीब बेग प्लाजा से बड़ी इमारत कोई एक भी नहीं थी उनके पास। अब आप जाएं, पूरे का पूरा शहर जो है हाई राइजेस का शहर है और 100-150 मंजिला जो है वहाँ इमारतें खड़ी हुई हैं। और एक नहीं है, पूरे का पूरा सैलाब है। इस तरह से आप देखते हैं जंगल है बड़ी इमारतों का, तो बनाने पर आ गए तो फिर इस तरह से बनाया। उन्होंने अपने चांद बना लिए, अपना शहर बना लिए। मसला होता है कि कौमें करना चाहती हैं तो फिर हो जाता है। अच्छा लगाई साहब, मुझे ब्रेक वैसे तो लेनी है, लेकिन सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत अभी तक नासाज है। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें शफाए कामला अता करे, उन्हें मुकम्मल सेहत दे, अल्लाह उन्हें मामूल की ज़िंदगी में ले आने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें सेहत दे। हम उनके लिए दुआ गो। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आज से 42 साल पहले क्या हुआ था उस पर लगाई साहब से बात करेंगे। साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आज से 42 साल पहले फांसी दे दी गई थी। आज उनकी 42वीं बरसी है और इस हवाले से रावलपिंडी में जलसा तो करना था पीपल्स पार्टी ने, लेकिन चूंकि कोरोना वबा इतनी तेज़ी से फैल रही है तो उस जलसे को मनसूख कर दिया गया। लेकिन नोडेरो हाउस में एक मुख्तसर तकरीब का एहतमाम किया गया है। आज जरदारी साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि भुट्टो शहीद ने कौम को फ़ख्र से सर उठाकर जीना सिखाया। आज से 42 साल पहले हुआ क्या था, इस पर लगाई साहब से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा हैं वो उस वक्त क्या कहती थी जब पता चला कि फांसी दी जाएगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, तो उनका क्या मौक़िफ़ था आपको दिखाते हैं। लगारी साहब, आपने सुना ये नुसरत भुट्टो साहिबा क्या कह रही थी? ये इतना ज़्यादा हौसला, इतनी हिम्मत ये कहाँ से आती है? ये अजीब है, तारीख़ का अजीब ख़ानदान है कि मालूम है कि वो मौत की काल कोठरी में है, मालूम है कि बेरहम सफाक हुक्मरानों के शिकंजे में, मालूम है कि जेल का अमला भुट्टो साहब के साथ ज़ाती बुग़्ज़ रखता है, मालूम है कि जो यार मोहम्मद सुप्रीडेंट था वो किस कदर बहुत बुरे तरीके से पेश आता था, मालूम है कि ज़ियाउल हक ने क्या तय कर रखा था। इसके बावजूद कि जब रहम की अपील की बात आई तो बेगम नुसरत भुट्टो ने कहा नहीं, हम ऐसा करने नहीं जा रहे। मैं अपने शौहर को तारीख़ के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती। हम अपनी खुशी के लिए ये नहीं कर सकते हैं कि हम उनके इज़्ज़त को, उनके वक़ार को, उनकी डिग्निटी को हम जो है कंप्रोमाइज़ कर दें और कहें कि जनाब हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगने का है। उनने कोई जुर्म नहीं किया है और उन्हें बेगुनाह सज़ा दी जा रही है और हम इसलिए स्टैंड करेंगे और हम रहम की अपील नहीं करेंगे। ये थी वो खातून जो साहिब किरदार खातून थी और जो बड़ी किरदार की खातून थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जी में जब तकारीर किया करते थे या बात किया करते थे तो वो क्या कहते थे, उस हवाले से भी हम आपको कुछ दिखाते हैं। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कायदे अवाम भी कहा जाता था। लगारी साहब, इनको कायदे अवाम क्यों कहा जाता था और दूसरा कैसी शख्सियत के मालिक थे ये? कायदे अवाम इसलिए कहा जाता था और अब भी कहा जाता है कि वो अवाम के कैद थे। और देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप का कनेक्शन बना लेते थे लोगों के साथ, लोगों के दिल धड़कते थे और भुट्टो की आवाज़ चलती थी, लोगों की नब्ज़ चलती थी और भुट्टो की आवाज़ होती थी। जब भुट्टो की आवाज़ होती थी तो लोग जो है वो सांस लेना भूल जाते थे और टक टक दीदम दम न कशीदम वाली सूरत बन जाते थे कि कोई और चीज़ उनको नज़र नहीं आती थी भुट्टो साहब की शख्सियत। और भुट्टो साहब भी वो कहते थे कि मैं एक नहीं हूँ, मैं दो हूँ, एक इन लोगों के दरमियान हूँ और एक मैं खड़ा हूँ जो इस जुस्म में इस हट बुत के अंदर हूँ। तो एक तो ये कि उनकी शख्सियत बहुत ही बाकमाल थी और उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम सियासतदान हूँ जिन्होंने, बात तो ऐसे हैं कि जिन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा है, जिनको पढ़ने का ज़रूरी समझते हैं, वो समझते ही नहीं है कि पढ़ने की ज़रूरत होती है। और इनको दुनिया भर की तारीख़ का इल्म था, दुनिया भर की सियासत का इल्म था। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सियासी मूवमेंट का मरकज़ बना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से। और उन्होंने, मेरे ख्याल में उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जो हमारी लेफ़्ट की, राइट की सारी कुव्वतें मिलकर जान लेने के दरपे थीं कि बस भुट्टो साहब की जान ले ली जाए। जान लेने के बाद भी 42 साल ये हो गए और उससे पहले से वो भुट्टो साहब से लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 50 साल हो गए हैं। भुट्टो कब्र में से लड़ रहा है और वो फिर वहाँ से हर तरफ से उठ कर हमले करते हैं।
फिर भी पसपा हो जाते हैं और भुट्टो को शिकस्त नहीं दे सकते। और रियासत अब भी ओन नहीं कर रही है कि वो हमारा हीरो था। रियासत अब भी अपनी जगह पर स्टैंड कर रही है कि जो कुछ उसने किया वो वैसे ही ठीक किया। हमारे मुमलिकत के जो जिम्मेदार इदारे हैं वो अब भी वहीं पर खड़े हुए हैं। रिव्यू तक नहीं किया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू भेजा है कि जनाब वो भेजा है, रेफरेंस भेजा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत तौर पर बेरहमाना अंदाज में नाइंसाफ़ी करते हुए, अदालती कत्ल करते हुए फांसी दी गई है। इस पर फैसला दे सुप्रीम कोर्ट के पास पिछले 2011, 12, 13 से लेकर अब तक वो रखा हुआ है और उस पर बात नहीं हुई। 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हो रहा है। और हो इसलिए रहा है कि हम एक ऐसी कौम है जो सीखते नहीं हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सीखते नहीं हैं। हमारा मसला अब भी यह है, इस तारीख के बहुत बड़े गुंजलक मसले को, जिसमें आपने इतने बड़े आदमी को फांसी दी थी, आपको उसकी रूह से शर्मिंदगी का इजहार करना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, कल हम इस बारे में बात कर रहे थे लेकिन बात आपकी मुकम्मल नहीं हुई थी। नुसरत भुट्टो साहिबा ने तो कहा था कि वो रहम की अपील नहीं करेंगे, लेकिन फांसी को रोकने के लिए क्या और कोई लोग थे जिन्होंने कोशिशें की? मैंने बताया था आपको, कल बता रहे थे। फिर उसके बाद तो वो आ गया था, लाइव कट आ गया था। तो मैंने कहा था कि शफी मोहम्मदी साहब ने सुबह ही शरीयत कोर्ट थी, यहाँ पर 3 जज थे, जस्टिस अब्दुल कादिर शेख, जस्टिस डॉक्टर आई महमूद, जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा, उनकी कोर्ट में लेकर गए थे और स्टे मांगा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपील रिजेक्ट होने के बाद। और केस एडमिट कर लिया गया था। एडमिट करने के बाद कहा कि अब आपका वकील कौन होगा। अचानक हफीज पीरज़ादा उठकर खड़े हो गए कि मैं वकालत करूंगा। तो ये खुश हो गए, हम बाहर निकले, मैं भी उनके साथ था, शफी मोहम्मदी साहब के, और वो बाद में सिंध हाई कोर्ट के जज बने, फेडरल शरीयत कोर्ट के जज बने। और शफी मोहम्मदी साहब ने इंतज़ार किया कि पीरज़ादा बुलाएगा तो फिर हम उनके पास जाएंगे। पीरज़ादा ने न दोपहर को बुलाया ना शाम हो गई। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे वो उठकर गए और वहाँ पीरज़ादा के घर पर गए। पीरज़ादा ने 2 घंटे तक इंतज़ार कराया। फिर अगले दिन कहा कि नहीं भाई, कोई मसला ही नहीं है, हम जो है इसको जीत जाएंगे, हमारा मसला ही नहीं होगा। अब तो देखें, हमें कोर्ट ने सुन लिया। जब वहाँ पहुँचे, पूरे का पूरा मजमा लगा हुआ था कोर्ट के अंदर, और चीफ जस्टिस की कोर्ट, जस्टिस अब्दुल कादिर शेख, जस्टिस डॉक्टर आई महमूद, जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा, तीनों के तीनों बैठे हुए थे और पूरा क्राउड जाम पैक था। और वहाँ लोगों के सांस लेने की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त अदालत की तरफ से आवाज़ लगाई गई, मिस्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा शफी मोहम्मदी की तरफ से पेश हूँ। पीरज़ादा उठकर डाइस पर आए, रोस्ट्रम पर आकर कहा, माय लॉर्ड, आई विथड्रॉ दिस पिटीशन। अच्छा, 22 तारीख को ये फैसला हुआ। 23 मार्च 1979 1979 के अखबारात निकाल कर देखें, आखिरी चांस था जो पीरज़ादा ने ख़त्म कर दिया। पूछा, पीरज़ादा ये क्या किया है आपने? कहने लगे, अभी तो हम रिव्यू में गए हुए हैं, हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में गए हुए हैं। लेकिन यहाँ एडमिट हो गई है, अब तो स्टे लेना था, आपने स्टे लेने के बजाय आपने विथड्रॉ कैसे कर ली पिटीशन? फिर उसके बाद 2 तारीख को दोबारा, 2 अप्रैल 1979 को दोबारा वो पिटीशन दायर की गई। फिर वो गए, उन्होंने कहा आपको क्या जल्दी है? तो शफी मोहम्मदी ने कहा कि जनरल ज़िया बदनीयत है, वो फांसी दे देगा। तो उन्होंने कहा इसमें तो नहीं लिखा हुआ है दरखास्त में। उसने कहा मैं पेन से लिख देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कल पेश किया जाएगा। अगले दिन एक जज साहब बीमार हो गए, जस्टिस डॉक्टर आई महमूद, जस्टिस अब्दुल कादिर शेख और जफर हुसैन मिर्जा, ये दोनों के दोनों मौजूद थे। और जफर हुसैन मिर्जा कौन है? जफर हुसैन मिर्जा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के वालिद, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा के वालिद। और जब शफी मोहम्मदी ने जाकर कहा कि जी मेहरबानी करें, आप ज़रूर सुने, ये बहुत ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो आप, उसने कहा मैं अमेंडमेंट कर दूँ। नहीं, कल आना। तो फिर कल जब गए तो एक जज साहब बीमार हो गए, डॉक्टर आई महमूद, 2 जज साहिबान मौजूद थे 3 तारीख को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे, आप कोई और बात करें, हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। और 3 तारीख को हम नीचे उतर कर आए 2nd फ्लोर से सुप्रीम कोर्ट की, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है, यही ऑफिस हुआ करता था और यही चैम्बर, कोर्ट रूम भी वही था। हम कोर्ट रूम से नीचे आए और यहाँ पर खड़े हुए थे रुखसाना जुबैरी, अब भी जिंदा हैं, सदीक खिराल फौत हो गए, हाई कोर्ट के जज थे, राशिदी हुसैन शाह राशिदी वो मौजूद थे, और नेमत मौलवी मौजूद थे, शफी मोहम्मदी मौजूद थे, और मैं मौजूद था। इस दौरान में अचानक सदीक खिराल की आवाज़ आती है, शफी मोहम्मदी साहब जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तो सदीक खिराल कहते हैं कि कल डेड बॉडी आ रही है, और बहुत ज़्यादा सब शिशदार होकर रहेगा, एकदम सन्नाटा छा गया।
सबने कहा कि भाई बेगम अशरफ अब्बासी से बात करें कि हफीज़ पीरजादा के साथ बात करें। तो बेगम अशरफ अब्बासी से रब्ता किया गया, उनने रब्ता करना शुरू किया हफीज़ पीरजादा के साथ। रात को 12 बजे 12:30 बजे तक रब्ता रात को करती रही। 12:30 बजे फ़ोन किया, ही वॉज ड्रंक एंड सेड डार्लिंग कल तुम्हें खुशखबरी सुनोगी। दैट वाज हिज क्लोज फ्रेंड अब्दुल हफीज़ पीरजादा जिसने ये कहा था, एंड दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। और 2 बजे फांसी दी, रात को 2 बजे फांसी। उसी रात को 2:30 बजे जो रात को 12 साढ़े 12 बजे बात होती है बेगम अशरफ अब्बासी की और उनकी हफीज़ पीरजादा की। तो हफीज़ पीरजादा कहते हैं कि कल तुम्हें एक खुशखबरी सुनोगी, और सही भी कहा, माँ की उम्र की थी वो, डार्लिंग कल तुम्हें एक खुशखबरी सुनोगी। और उस वक्त बीबी शहीद और नुसरत भुट्टो साहिबा वो दोनों के दोनों साला रेस्ट हाउस में कन्फाइनमेंट में थी, वो जेल में थी। और रात के वक्त जब फांसी दी जा रही थी तो बेनज़ीर फ्रांस में एक गाना गाया गया था जो 64-65 में, भुट्टो साहब को वो गाना बहुत पसंद था। वो रात को वो गाना गुनगुनाते उठ बैठी, हम तुम्हें कैसे अलविदा कहें। वो गाना गाने के बोल थे कि हम तुम्हें कैसे अलविदा कहें। और उनको पता था कि ये उनके फांसी, हाँ यही पता था। और आयन फांसी के टाइम उठकर बैठ गए वो, और उनको दिन में वो मिली थी जाकर वालिद से। 11:15 बजे उनकी मीटिंग हुई, आधे घंटे की मीटिंग करेगी और बताया गया कि ये आखिरी मुलाकात है। तो बेगम भुट्टो ने बहुत इधर उधर दौड़ने की कोशिश की, किससे बात करें, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। और जिस तरह से उस जेल की कोठरी से लेकर बेनज़ीर भुट्टो अपनी माँ को साथ लेकर जिस वकार से चली थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे बाप देख रहा है, और चलते 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 राहदारियों से कोर्ट को अपना जेल के अफसरों के दफ्तर के सामने से बिल्कुल बावकार अंदाज में चलते, माँ को हाथ से लिए हुए, और माँ को लेकर फिर गाड़ी में जाकर बैठे और फिर उनको वहाँ ले गए जहाँ इनको जेल में रखा गया था, सियारा रेस्ट हाउस में। तो वहाँ तक जाकर पहुँची थी और रात को 2 बजे उन्हें इल्म था कि ये आज रात फांसी की रात है। तो बेनज़ीर ऐन उसी वक्त उठ बैठी, इधर 2:04 पर फांसी दी जा रही थी और इधर बेनज़ीर उठकर बैठी, और वो उस गीत को याद कर रही थी, हम तुम्हें कैसे अलविदा कहें। और ये बातें भी तो की जाती हैं, आखिरी रसूमात में भी शामिल नहीं जाने दिया गया था, मुंह देखने के लिए भी नहीं जाने दिया गया था। और उस जहाज में जब भुट्टो साहब की लाश रखकर रवाना की गई तो जॉन हैरिंग ने कहा, जो अमेरिकी उसके साथ क्लोज CIA की थी, और जॉन हैरिंग ने कहा कि तुमने बॉडी देखी है? उसने कहा नहीं देखी है, लेकिन फांसी हो गई है, मैं एक एक लम्हा खबर लेता रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुमने फांसी देखी है और तुमने लाश देखी है? उसने कहा कि भाई मैं एक एक चीज मालूम करता रहा हूँ, मुझे मालूम है। उसने कहा तुमने डेड बॉडी देखी? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर डेड बॉडी मंगवाओ और देखो। जहाज चला गया था, जहाज वापस मंगवाया गया और जहाज से बॉडी निकाली गई। फिर ज़ियाउल हक ने वो बॉडी देखी, देखने के बाद दोबारा दूसरे जहाज में बॉडी चढ़ाई गई। ये बहाना किया गया जहाज खराब हो गया था और उस जहाज में रवाना करके और जहाज जैकोबाबाद रवाना की गई। फिर वही जहाज था जो तकरीबन 9 साल के बाद भावलपुर से उड़ा और फट गया, उसमें जनरल ज़ियाउल हक थे। ये एक और चीज़ है। अच्छा, लेकिन लगारी साहब कुछ लोग ये बात भी तो करते हैं कि शायद उनको जेल में तशद्दुद करके हलाक किया गया। मैंने बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो ये इस बात में ये एक बात है जो बाद में कर्नल रफ़ीउद्दीन ने अपनी डायरी में अपने आप को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन ये इल्ज़ाम है उनके ऊपर, खुद कर्नल रफ़ीउद्दीन के ऊपर, कि उन्होंने भुट्टो साहब को टार्चर किया था। और उस वक्त एक अफसर की भी, कोई अफसर था जिसने चीख कर कहा था यार नहीं करो ऐसा, आफ्टर ऑल ही वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, तो उसको भी शूट किया गया था। सही। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, अब हमारे पास क्योंकि थोड़ा कम है, अदाकारा नाइला जाफरी की एक वीडियो नाज़रीन सामने आई है और उन्होंने ये मतलब रिक्वेस्ट की है हुकूमत से कि जो भी सीनियर अदाकार हैं उनकी माली मुआवनत की जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अदाकार हम देखते हैं नाज़रीन कि जो जब बुढ़ापे तक पहुँच जाते हैं या अलील हो जाते हैं तो उस वक्त वो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आपको पहले वीडियो दिखाते हैं फिर इस पर बात करें। वो ये कहती हैं कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि हमारे जो ड्रामे पहले चल चुके हैं उनको दोबारा चलाया जाए और उनके एवज़ हमें मुआवजा दिया जाए। इससे पहले नाज़रीन हमने अपने प्रोग्राम में राशिद महमूद के हवाले से भी बात की थी और उसके बाद हमने देखा था PTV ने लगारी साहब उनको 620 रुपये का सिर्फ चेक दिया था एक। और देखें, इतने अफसोस की बात होती है कि इनकी रियलिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लिखा होता है कि उनको रॉयल्टी मिलेगी। अच्छा। और रॉयल्टी मिलनी चाहिए और जब दोबारा चलाया जाए और तो भी उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। एक खुददार आर्टिस्ट हैं और जो आपसे मांग यूँ नहीं कर हाथ में फैला कर नहीं मांग रही हैं, वो एक राइट के तौर पर आपसे मांग रही हैं। रूही बानो चली गई, क्या आर्ट था, क्या उनके अंदर एक ऐसा लगता था कि उनके पूरे वजूद के अंदर आर्ट भरा हुआ है।
और वो एक अदाकारी उनकी श्रेष्ठ में शामिल थी। राशिद महमूद थे पाकिस्तान के ये जो स्टार बहुत बड़े आदमी, उनके साथ हमने क्या किया। अमानुल्लाह फौत हो गए, हम जिसने पूरे के पूरे 30-40 साल तक लोगों को सिर्फ हंसियाँ दी हैं, मुस्कुराहटें दी हैं, कह दिए हैं, खुश किया है लोगों को। लोग सिर्फ 2 आंसू भी नहीं बहा सके उनके ऊपर। शौकत अली ने हमारे तराने गाए, गाने गाए और हमें आवाज़ दी। मियाँ मोहम्मद को गाया, वारिस शाह को गाया, हमारे फोक को गाया, और हमारा फोक जो है वो इतने दूर तक गया है शौकत अली की आवाज़ में। उनने फैज़ को गाया और इतना खूबसूरत गाया है कि कमाल। और उनने जो भी चीज़ गाई है, क्या गज़लें थी, हैरत अंगेज़ चीज़ें होती थी जब ये गाते थे। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, अब भी आवाज़ शौकत अली के कानों में गूंजती है। हम तो हमारे फनकारों और अदाकारों इस तरह की वो ज़िंदगी ना गुजारे। शौकत अली के साथ तो ये अच्छा हुआ कि आर्मी चीफ ने उनको खुद उनको निगरानी की और उनको शिफ्ट कराया CMH में, और उनका इलाज हुआ है, लेकिन उनकी किस्मत नहीं थी। लेकिन अब जो उनकी फैमिली है उनकी देखभाल करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए। कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगियां दी हैं आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके गम बांटने के लिए, आपकी दुख बांटने के लिए उनने अपने आप को पेश किया। वह अंदर से रो रहे होते थे, आपको हंसा रहे होते थे, वो अंदर बहुत कुचले हुए होते थे, लेकिन आपकी तामीर कर रहे होते थे, आपको बना रहे होते थे। आप उनके लिए अच्छा सोच सतह पर करनी चाहिए ना इस तरह की चीज़ें, और ये होनी चाहिए। और रियासत तो यही तो होती है, जब रियासत वहाँ होती है तो इसी तरह होती है। फिर क्या करें अब जो हैं उनके बच्चे क्या करें। ये नायला हैं, इस तरह बीमार पड़ी हैं, वो क्या करें, कैसे। उनने एक वक्त दिया है आपको, एक टाइम दिया है उन्होंने आपको। ऐसा ही। अच्छा लगाई साहब, दुनिया भर में ईसाई आज ईस्टर मना रहे हैं, गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का भी एहतमाम किया गया है। आज के दिन के हवाले से आप हेलो ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी ईस्टर। और तमाम दोस्तों को हम ईस्टर की मुबारकबाद पेश करते हैं, और इस खुशी के मौके पर हम उनके तमाम खुशियों में साथ हैं। हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, और इस दिन को बहुत भरपूर तरीके से मनाएं। जहाँ जहाँ आप सुन रहे हैं, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, आप जहाँ खुश हो रहे हैं, हम दिल से आपकी खुशी में शरीक। हम तमाम कम्युनिटीज़ की, तमाम बिरादरियों की, पिछले दिनों होली हुई, हम उन होली वालों के साथ खुश थे। आज ईस्टर हो रहा है, और इंशाल्लाह जब ईद होगी तो फिर हम खुश होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया लगाई साहब आज के लिए आपका। नाज़रीन, अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।